कनाडा ने अपने इमिग्रेशन प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं। इस मौके पे सिर्फ इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो खुद प्रेजेंट थे। तो ऐसा क्या है इन इमिग्रेशन प्लान्स में कि खुद पीएम को वहां पे प्रेजेंट होना पड़ा। 3 ऐसे डिसीजन दिए गए हैं, 3 ऐसी चेंजेस की गई हैं जो कनाडा की इमिग्रेशन हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई हैं। तो इन तीनों को इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहला है, पहली बार कैनेडियन हिस्ट्री में किया गया है कि पीआर के नंबर को कट कर दिया गया है। पिछले साल से अगले सालों में इसको कट किया गया है। दूसरा, पहली बार हुआ है कि परमानेंट रेजिडेंसी के साथ साथ टेम्परेरी रेजिडेंट पे भी फिक्स नंबर किया गया है। कभी कनाडा में ऐसा नहीं हुआ है कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा को फिक्स नंबर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, पहली बार हुआ है कि कनाडा में बैठे लोगों के लिए पीआर में एक रिजर्वेशन दिया गया है। 40% सीट्स जो हैं, जहां 40% कोटा जो है वो उनके लिए रिजर्व किया गया है जो ऑलरेडी कनाडा में बैठे हैं। तो 3 बड़े मुद्दे हैं, 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इन तीनों में, जैसा कि मैं वीडियोस में देखता रहता हूं, एंड ऑफ इमिग्रेशन व्हाटएवर जो है, ये इनमें सारा का सारा चीजें नेगेटिव नहीं है, इसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो इसमें इमिग्रेशन प्लान्स में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या अगेंस्ट जाएगा, क्या फेवर में जाएगा, तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो तक एंड तक चलते चलते आपके माइंड में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। इन तीनों हिस्टोरिकल चेंजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों कनाडा ने जो हर साल पीआर की गिनती को इंक्रीज करता है उसको कट करने का फैसला किया। हालांकि कनाडा ने 2024 में बहुत से जो चेंजेस पूरे 5 साल में होनी चाहिए थी वो सिर्फ 1 साल में की है। तो इसके 2 मेजर रीजन है। पहला, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है। इस टाइम पे इलेक्शन का टाइम है, नेक्स्ट ईयर 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट पे इस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर इस चीज़ का है कि जो कनेडियन लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। जो कनेडियन लोग हैं, इससे पहले वो इमिग्रेशन के फेवर में थे। वो कहते थे कि इमिग्रेशन हमारा पार्ट है, हम खुद इमिग्रेंट्स हैं, किसी ना किसी कंट्री से आए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे सेटल हो गए, तो हम इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं, हम इमिग्रेशन को वेलकम करते हैं। लेकिन रिसेंटली पिछले 1 साल में, 6 मंथ्स में एक ऐसा बड़ा शिफ्ट आया है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कनाडा की, वो इमिग्रेशन के फेवर में नहीं रही है। वो कहीं ना कहीं पे इमिग्रेशन पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और साथ के साथ जो इमिग्रेंट्स की वजह से वहाँ पे प्रेशर पड़ा है हर एक चीज़ पे, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस तरह का एक इन्वायरमेंट बन गया, इस तरह का एक पब्लिक प्रेशर बन गया, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एक लिबरल गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ के लिए मानी जाती है कि ये इमिग्रेंट्स के फेवर में बहुत से बड़े डिसीजन देते हैं, तो उस गवर्नमेंट को भी पीछे हटना पड़ा और उसको भी बड़े कट या बड़ी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो इस टाइम पे इमिग्रेशन के फेवर में नहीं है। और इमिग्रेशन एक बड़ा इशू बन के उभरा है। इन जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें टॉप 3 इश्यूज में एक इमिग्रेशन भी है। तो इस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे इतने बड़े स्टेप और डिसीजन लेने पड़े। दूसरा रीजन, हाउसिंग, हेल्थ केयर और जो भी सर्विसेज वहां पे दी जाती हैं उस पर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया, क्योंकि जो इमिग्रेशन पिछले 5 सालों में इतना बड़ा नंबर वहां पे गया है, चाहे टेम्परेरी का गया है चाहे परमानेंट का गया है, तो उसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन एक ड्रास्टिक वे से पॉपुलेशन बढ़ा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे जो जॉब है उसका भी क्राइसिस है। सबसे बड़ा क्राइसिस हाउसिंग का है। इतना बड़ा क्राइसिस है कि कहीं ना कहीं पे अगर हम 5 या 6 साल पहले की बात करें तो एक रूम जो रेंट पे वहाँ पे मिलता था स्टूडेंट को, वो 5 या 600 मैक्सिमम उस पे मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो 2000 तक चला गया है और वहाँ पे सारे लोग ये प्रेशर जो है वो फील कर रहे हैं। खुद जो कनेडियन पीआर या सिटीजन है वहाँ पे, वो भी इस प्रेशर को फील करने लगे हैं। तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे था। जॉब क्राइसिस था, खुद जो टेम्परेरी रेजिडेंट है उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, इवन के जो परमानेंट है वहाँ पे उनकी जॉब्स भी खतरे में आ गई थी। इसके अलावा हेल्थ केयर है, बहुत सी वीडियोस बनती हैं, बहुत से मीम्स बनते हैं कि अगर कनाडा में आपने डॉक्टर के को कोई अपने अपॉइंटमेंट लेना है तो वो आपको पता नहीं कब तक मिलता है और डॉक्टर आपको अटेंड कर भी पाता है कि नहीं पाता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता था, तो उस हेल्थ केयर पे भी बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है। तो इन चीज़ों के कारण
ये जो बड़े डिसीजन लेने पड़े, ये जो बड़ी कैपिंग करनी पड़ी या कट करनी पड़ी, तो ये दो बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बड़े स्टेप लिए हैं और इतनी बड़ी गिनती में कैपिंग की है, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंट है चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन प्लान्स की। तो इसमें देखेंगे क्या नेगेटिव है, क्या जो है फेवर में नहीं है और क्या पॉजिटिव है, किस चीज़ का फ़ायदा भी मिला है, क्योंकि सारे का सारा नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इमिग्रेशन प्लान को डिस्कस करते हैं। तो जब भी ये प्लान अनाउंस होते हैं तो अगले 3 साल के होते हैं। जैसे अब इन्होंने 25, 26 और 27 के प्लान जो हैं वो अनाउंस किए हैं। हालांकि जो पिछला प्लान था वो 485 जो था, 4,85,000 जो था वो इसका 24 का था, 5,25,000 का था और 5,26,000 का था। लेकिन अब इसको कट कर दिया गया है। 25 में जो प्लान 5 लाख पे जाना था, अब उसको 3,95,000 कट कर दिया गया, यानी कि 1,05,000 कम परमानेंट रेजिडेंट जो हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कनाडा में। इसी तरीके से 26 का प्लान उससे भी कम है, ये 3,80,000 है। 2027 में इससे भी कम है, वो 3,65,000 है। तो कहीं ना कहीं पे 25 से लेकर और 27 तक 15,000 का हर साल कट लगना है परमानेंट रेजिडेंसी में। तो इसमें सारे आ गए हैं, ये नहीं है कि किसी एक जगह से इकोनॉमी से कट लगेगा, जहां फैमिली रीजूनिफिकेशन से, तो सारी की सारी कैटेगरीज में कट लगना है। तो इतना जरूर है कि एक बड़ा कट अनाउंस किया गया है, जबकि हम ये एक्सपेक्ट करते थे आज से अगर 6 मंथ या 7 मंथ पीछे जाएं तो इस गवर्नमेंट का हमेशा से एक जो है वो स्टैंड रहता था कि हमने जो इमिग्रेशन प्लान 2023 में अनाउंस किए हैं हम उनको सेम रखने वाले हैं, लेकिन अब ये कट अनाउंस कर दिए गए हैं। इसमें दूसरा आपको बड़ा पॉइंट बताता हूं और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। पहले वाला नेगेटिव है क्योंकि कम पीआर के प्लान है तो नेचुरली है कम लोगों को जो है वो पीआर मिलेगा, चाहे वो कनाडा में है चाहे कनाडा के बाहर हैं, तो बहुत कम लोग जो हैं एज कंपेयर टू जो पहले अनाउंस किए गए थे वो पीआर हो पाएंगे। लेकिन जो दूसरा है वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव है। हमें पता है कि इस टाइम पे कनाडा में बहुत बड़ी गिनती में, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे गए थे चाहे वर्क वीज़ा पे गए थे, जिनको 5-6 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए, तो वो कनाडा की सोसाइटी का हिस्सा, वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पे इस चीज़ का डर है कि आने वाले टाइम में हम पीआर नहीं हो सकते हैं। तो इसी को लेकर कनेडियन गवर्नमेंट या आईआरसीसी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एफर्ट्स करते रहे हैं कि जो यहाँ पे बैठे हैं टेम्परेरी उन्हीं को परमानेंट किया जाए। इसमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी बनाई थी कि टेम्परेरी रेजिडेंट जो हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है। पहला, उनकी गिनती को कट कर दिया जाए जैसा कि कैपिंग हुई थी, और दूसरा इनको परमानेंट रेजिडेंट कर दिया जाए ताकि अपने आप टेम्परेरी रेजिडेंट जो हैं वो उनकी गिनती कम हो जाएगी। तो वही इन्होंने किया है। 40% जो टोटल नंबर है, 40% जहां उससे ज़्यादा, ये टाइम बताएगा, 40% मिनिमम है जहां उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये वो 40% हैं जो कनाडा में बैठे हैं, इनको पीआर में जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि टेम्परेरी रेजिडेंट को उन्होंने एक पाथवे दिया है कि वो डायरेक्टली परमानेंट हो सकते हैं। पहले जो कंपटीशन होता था, ये इंपॉर्टेंट है, पहले अगर आप कनाडा में बैठे थे, आपका प्रोफाइल है, आपका एक सीआर स्कोर है, उसके अलावा कोई बंदा, कोई पर्सन जो कनाडा के बाहर बैठा है, तो आप दोनों में कंपटीशन होता था। अगर इसके जो बाहर बैठा है इसके सीआरएस स्कोर ज़्यादा है, इसका प्रोफाइल आपसे बेटर है, तो इसके पीआर के चांसेस ज़्यादा थे आपके जो मुकाबले। लेकिन अब जब उन्होंने 40% उनके लिए अनाउंस कर दिया है जो कनाडा में ऑलरेडी टेम्परेरी वीज़ा पे हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो गया है कनाडा में बैठे हुए, तो अब ये कंपटीशन खत्म हो गया है। आपका कंपटीशन अब जो है विद इन कनाडा रह गया है। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि बहुत से लोग इस पे किंतु परंतु करेंगे कि भाई पॉजिटिव न्यूज़ कौन सा हुआ, लगातार बैड न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि अब आपको जो कंपीट करना पड़ेगा वो सिर्फ कनाडा के अंदर कंपीट करना पड़ेगा। जो कनाडा में अंदर बैठे हैं उनका प्रोफाइल कैसा है, उनके पॉइंट्स कितने हैं, तो वो कंपटीशन होगा, ना कि कनाडा से जो बाहर पहले पीआर होते थे उनसे आपका कंपटीशन रहेगा। तो ये 40% वाला जो किस्सा है, जहाँ 40% वाली जो अनाउंसमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं कि गिनती बहुत बड़ी है उन परमानेंट रेजिडेंट की जिनका जो स्टेटस है वो एक्सपायर होने वाला है। इसका मतलब ये है कि वे सारे के सारे पीआर नहीं हो पाएंगे, ये ना आज हो पाएगा ना कल हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक मौका है। अगर आप अपना प्रोफाइल ठीक कर लेते हैं, आपका सीआरएस स्कोर ठीक है, एफर्ट कर लेते हैं,
कोई ऐसा प्रोग्राम कर लेते हैं जिसका ड्रॉ अलग से निकलता है, इन डिमांड कोर्स है, जहाँ कोई फ्रेंच कर लेते हैं, फ्रैंकोफोन के अंडर आ जाते हैं, तो आपके चांसेस अब बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको कंपटीशन विद इन कनाडा करना पड़ेगा। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ रिक्वायरमेंट जो उन्होंने रखा है उसको मीट कीजिए, CRS स्कोर मैक्सिमम रखिए, जहाँ किसी ऐसी कैटेगरी में आ जाइए जिसका डायरेक्ट PR हो सकता है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि 40% जो है वो उनके लिए रिजर्व किया गया है जो इस टाइम पे कनाडा में ऑलरेडी बैठे। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि PR जो इकोनॉमिक क्लास में होता था, इकोनॉमिक क्लास सबसे बड़ा वहाँ पे फैक्टर रहता है जो कनाडा की इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको लगातार इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। इतना इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि 2027 तक 61.7% लोग जो इनवाइट किए जाएंगे वो सिर्फ इकोनॉमिक क्लास से आएंगे, जिसमें अगर आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे जॉब करते हैं आप भी आते हैं, अगर आप वर्कर हैं तो भी इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आने वाले टाइम में जो भी वहाँ पे स्टूडेंट जाएंगे, जहाँ जो भी वहाँ पे वर्कर जाएंगे, उनकी पॉसिबिलिटी जो फैमिली क्लास में जाते हैं जहाँ और जो जैसे असाइलम लेते हैं उनके मुकाबले इनका PR होना के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट में है वो फ्रैंकोफोन को लेकर है। फ्रैंकोफोन उन्होंने कॉन्टिन्यूसली कहा है कि हम फ्रेंच को, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज है कनाडा की और फेवरेट लैंग्वेज है अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि फ्रैंकोफोन को हम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेंगे। इसका उन्होंने जो डाटा है वो भी बताया है। 2025 में 8.5% जो रिजर्व है फ्रैंकोफोन के लिए, 26 में इसको इंक्रीज करके 9.5% कर दिया जाएगा और 2027 में इसको 10% कर दिया जाएगा। तो मैं बार बार कहता रहता हूं, अगर मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं कि भाई फ्रेंच कर लो अगर कनाडा में PR होना है। तो अगर आपका CRS स्कोर नहीं बन रहा है, आपको मुश्किल है, आपके पास टाइम है, तो फ्रेंच सीख लीजिए, आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है कि वो टेम्परेरी रेजिडेंट के नंबर्स को भी फिक्स करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि 25, 26 और 27 में ओवरऑल टेम्परेरी रेजिडेंट, जिसमें वर्कर आ गए, जिसमें आपके स्टूडेंट्स आ गए, तो सारे के सारे जो टेम्परेरी रेजिडेंट पे जाते हैं तो उनका क्या नंबर रहेगा। सबसे पहले ओवरऑल नंबर बता रहा हूं। 25 का नंबर है 6,73,650। 26 का टारगेट है, कम कर दिया गया है, काफ़ी कम कर दिया गया है 26 में 5,16,600। 27 में इसको फिर इंक्रीज कर दिया जाएगा 5,43,600। ये टोटल ओवरऑल है 25, 26 और 27 का। अब इसमें स्टूडेंट्स का हिस्सा कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि 25 से 26 में इसको नंबर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, 1.5 लाख के राउंड ये कम कर दिया जाएगा कि इतने कम टेम्परेरी रेजिडेंट जो है 26 में 25 के मुकाबले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो 3 साल तक इन्होंने सेम रखा है। स्टूडेंट का नंबर है 25 में भी 3,05,900 है, 26 में भी सेम है और 27 में भी सेम है। तो कहीं ना कहीं पे टेम्परेरी रेजिडेंट जो है उसका नंबर भी फिक्स कर दिया गया है 25 में, और 26 में इसको कम कर दिया गया है 25 से। तो कॉन्टीन्यूसली जो है टेम्परेरी रेजिडेंट की गिनती को कम करने की बात कही जा रही थी, वही अनाउंस कर दिया गया। लेकिन इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, जहाँ इसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स का नंबर है, हालांकि उसको काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया है, लेकिन जो 25 से लेकर 27 तक है वो सेम रखा गया है। ये बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ पे मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जो 3,05,900 है, इसमें अब मास्टर्स वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मास्टर्स वाले कैपिंग के अंडर नहीं आते थे, उनको पैल की जरूरत नहीं थी, लेकिन 25 के बाद वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि अगर मास्टर्स करनी है कनाडा में, जब वीज़ा लेना है ग्रेजुएशन के बाद, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप मास्टर लेके विदाउट पैल विदाउट कैपिंग कनाडा में अपना वीज़ा ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद या इसका जो टाइटल पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि कनाडा में इमिग्रेशन का एंड हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इशू इस टाइम पे कनाडा में है, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जब ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये सेम नंबर आ जाएगा, इतनी बड़ी गिनती में लोग जा पाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो 2 या 3 साल हैं अगले, इसमें स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट हैं वैसे ही स्टूडेंट जाएंगे, वैसे ही PR वाले जाएंगे, वैसे ही कनाडा हो जाएगा जो कनाडा आज से 3 या 4 साल पहले था। तो ये जो इमिग्रेशन है उसको कट किया गया है, ये टेम्परेरी तौर पे किया गया है, परमानेंट तौर पे नहीं किया गया है। जैसे जैसे सिचुएशन
अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो परमानेंट है टेम्परेरी है इसको फिर से उसी सिचुएशन में लाया जाएगा। तो ये टेम्परेरी और परमानेंट के बड़े कट लगे हैं। मेरी कोशिश रही है कि इस जो पॉडकास्ट में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूं। होप्स हो कि आपके सारे के सारे डाउट इसको देखकर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचा है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।